हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट 2023 के जितने भी यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस। इस वीडियो के बाद आपको यहाँ पर एक मैथ की वीडियो भी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको मैथ के क्वेश्चन जितने भी सी सेट के आए थे वो यहाँ पे हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर वो 24 नंबर था। आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम गिवन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर ये सिंबल गिवन है इसका कोई ना कोई रिलेशन बनाकर आपने यहाँ पे 8 लेकर आना है। वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, डिजिटल सम भी हो सकता है। ठीक है, जिनको डिजिटल सम नहीं पता उसका भी कंप्लीट में यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें पढ़ा चुका है इस यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो एफ कैट या CAPF का कोर्स है रीजनिंग का, वहां से जाके ये सारे टॉपिक ऐसे वाले कवर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो आपके पेपर के लिए कामयाब होगी, काफी ज्यादा बेनिफिट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन। सबसे पहले जब भी आपके पास ये सिस्टम गिवन था तो 7 और 9 और 10, तो सबको हम अगर ऐड कर दें 7 प्लस 9 प्लस 10, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये मेरे पास टोटल 26 आएगा। 26 को आपस में अगर ऐड कर दोगे तो ये मेरे पास 8 आएगा और इसको बोलते हैं डिजिटल सम। क्लियर? जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 11 30 है, तो 9 और 11 को ऐड करेंगे हमारे पास 20, 20 और 30 50, 50 को आपस में ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा। यही लॉजिक आपका यहाँ पे लगेगा और लास्ट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 23 प्लस 4 प्लस 15, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 27, 27 के अंदर 5 ऐड करेंगे 32, 32 और यहाँ पे 10 42, 42 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आंसर 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। मतलब अगर आपके पास इस वर्ड को ऐसा लिखा जाए तो ये वाले वर्ड को क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल चेक कर लो। अगर जीरो लिखा हुआ है ZERO और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे CHUR, तो जेड से अगर मैं सी आना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट 3 नंबर का होगा। ई से अगर एच जाना चाहता हूँ तो भी इंक्रीमेंट 3 नंबर का है। आर से भी और ओ से भी, हर एक के अंदर 3-3 नंबर का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्लेयर लिखा हुआ था, यहाँ पे आपके पास प्लेयर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, 3-3 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। अगर आप पहले वर्ड में इंक्रीमेंट करोगे 3 नंबर का तो सभी में आपको ऐसे दिख रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर सेकंड भी आपके पास ओ दिख रहा है, इसको भी नहीं चेक करने की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ जाएगी यहाँ पे थर्ड या फिर लास्ट वाले से। अगर मैं लास्ट वाले को सीधा ही यहाँ पे 3 नंबर ऐड कर दूं तो सीधा यू आएगा। तो यू हमारे पास लास्ट वाले में कहाँ पे दिख रहा है, वो सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप सभी के अंदर 3-3 नंबर ऐड करके भी अपना अपना आंसर यहाँ पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास रैंकिंग के बेस के ऊपर है। जैसे लिखा हुआ है ए इज ओल्डर देन बी, मतलब जो ए है वो बी से ओल्डर है तो बी से ऊपर आएगा। आगे लिखा हुआ है सी और डी सेम है तो सी इक्वल टू डी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ई हमारे पास यंगेस्ट है। हम चेक कर लेते हैं, ए से लेकर एफ तक का पर्सन है, मतलब 6 पर्सन है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। 6 नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ई होगा, सबसे यंगेस्ट होगा तो सबसे इसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमारे पास एफ इज ए यंगर देन डी। जो एफ है वो यहाँ पे डी से यंगर है तो एफ जो है वो डी से छोटा होगा तो एफ यहाँ पे आएगा। एफ इज ओल्डर देन ए, एफ जो है वो ए से ओल्डर है, मतलब यहाँ पर ये वाला डाटा आपका यहाँ पे आएगा। ए से ओल्डर है तो ए से बड़ा होगा तो हमारे पास बी डेफिनेटली यहाँ पे होगा। ये मेरे पास टोटल 5 पर्सन है, 5 पर्सन आपकी यहाँ पर बैठ जाएंगे प्रॉपरली। अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो बी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, एफ यहाँ पे होगा, इन दोनों पे कोई ना कोई सी और डी रहा होगा। ठीक है, उन्होंने ये पूछा है आपसे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर गिवन अबव रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ये नहीं पूछा ओल्डेस्ट है कौन, ये पूछा है ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, आपको इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट जरूरी है। आप इसमें से कोई भी स्टेटमेंट को मिस कर दो, मान लो आपने पहली स्टेटमेंट को मिस कर दिया तो भी आप इसका आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा ए बी का रिलेशन बी कहाँ पे होगा, पता नहीं चलेगा। अगर आप सेकंड वाली को इग्नोर कर दोगे तो भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन सभी का यहाँ पे यूज करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। सारी की सारी पांचों स्टेटमेंट हमारी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देयर आर 5 मेंबर ए बी सी डी ई इन ए फैमिली। व्हाट इज द रिलेशन ई टू बी। ई टू बी का रिलेशन मतलब ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होगा। तो ब्लड रिलेशन का आपको बेसिक आना चाहिए कि जो सर्कल होगा उसको हम फीमेल डिनोट करेंगे, बॉक्स को हम यहाँ पे मेल डिनोट करेंगे, डबल लाइन को डिनोट करेंगे कपल हस्बैंड वाइफ, सिंगल लाइन को डिनोट करेंगे यहाँ पे ब्रदर सिस्टर, और वर्टिकल लाइन को डिनोट करेंगे हम यहाँ पे एज ए गैप जनरेशन। गैप जनरेशन का मतलब किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं या किसी के चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर हमें ब्लड रिलेशन प्रॉपर सीखना है, मान लो आप 2023 का भी पेपर दे के आए हो या फिर आप 2024 या 2025 के पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है ब्लड रिलेशन बलविंदर लाइव। आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी, वहां पर आपको सारे के सारे कंसेप्ट अवेलेबल होंगे। अगर आपको नहीं मिले वीडियो या फिर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सी वीडियो देखनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है बलविंदर लाइव ग्रुप, उसका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पे जाके आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लोगे, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली वीडियो का लिंक वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन ए टू बी, तो ए बी हमारे पास मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल के लिए मैंने समझाया था आपको कि अगर मैरिड होंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है ये नहीं पता। आगे लिखा हुआ है डी इज ए फादर ऑफ ए सी, मतलब जो सी है, सी का यहाँ पे फादर है डी, तो यहाँ पे गैप जनरेशन, और डी फादर है तो मतलब मेल होगा, ये हमें क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है ई इज ए सन ऑफ ए डी, मतलब जो डी सन जो है वो ई है, तो यहाँ पे डी का सन हमारे पास यहाँ पर ई होगा, तो ई कुछ ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, सन का मतलब ये बॉक्स में आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके अलावा ए सी है सिस्टर है, मतलब सी की जो ए है वो सिस्टर है, आपस में ए एंड सी आर सिस्टर, मतलब ये भी फीमेल है फिर। और इसकी सिस्टर जो है वो ए है, तो ये भी फीमेल है, आपस में तभी सिस्टर होंगे। और अगर मैं इनको लाइन में लेकर आऊंगा तो ये ब्रदर सिस्टर होंगे सी एंड डी। और ए की शादी बी के साथ हो रखी है, तो यहाँ पे बना लेंगे इसकी शादी बी के साथ हो रखी है। अगर ये सर्कल में है तो ये मेल में आएगा, तभी तो कपल बनेंगे। अब उसने पूछा क्या हुआ है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, मतलब ई रिलेटेड टू बी का मतलब होता है कि बी ने ई को कैसे बुलाना है। अगर बी ने ई को आवाज मारनी होगी तो क्या बोलेगा उसको, ब्रदर इन लॉ। तो आपसे ये पूछा गया है, इनको सॉल्व करने के लिए, ये रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको कितनी स्टेटमेंट की जरूरत है। अब फिर से वही पंगा है कि हम इसमें कैसे एलिमिनेट करें। आप इसमें से कोई भी पार्ट एलिमिनेट करना चाहो वो करके देख लो। आप इसमें से पहला एलिमिनेट कर लो, सेकंड, जो भी आपका दिल कर रहा है वो आप इसमें एलिमिनेट करो। आप इसमें ये रिलेशन फाइंड कर ही नहीं पाओगे, आपको चारों की चारों स्टेटमेंट चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड बिल्कुल सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो तो अभी आप सारे बच्चे ट्राई भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर चेक किया जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास, ये देखने भी पता चल रहा है कि 17 37 ये सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर है। ये भी आपके पास प्राइम नंबर है और ये भी आपके पास प्राइम नंबर है। बट इसके अंदर आपके पास ये एक प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा नहीं है, 91। तो इसका मतलब यही आपके पास ऑड वन होना चाहिए, तो डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 मतलब 6 के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके पास है यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती की होगी, तो गलती को समझा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको पजल सा हो जाए। करवाऊंगा तो मैं भी ऐसे करवाऊंगा, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड करो, ये वो चीजें। बट एक चीज को समझना पड़ेगा, इफ टूडे, अब हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर ले। इफ टूडे इज संडे, ये हर एक बच्चे ने अगर सी सेट की तैयारी की होगी तो इसने पढ़ा होगा। इफ टूडे इज संडे देन फाइंड आफ्टर 7 डेज कौन सा दिन होगा। आफ्टर 7 डेज कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए क्या करते थे कि जो भी आपके पास आफ्टर लिखा होगा, आफ्टर लिखा होगा, आप उसके को 7 से डिवाइड करेंगे हमेशा। सर अगर यहाँ पे 70 लिखा है फिर भी, अगर 365 लिखा है फिर भी, हमेशा आप 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर फाइंड करोगे। रिमाइंडर कितना आया, 0, तो संडे में आप 0 ऐड करोगे तो ये भी दिन आपका संडे होगा। ये कंसेप्ट जो है ये हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा सी सेट के लिए। अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं, मान के चलो आप 2024-25 की तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं पता कैलेंडर कहाँ से पढ़ना है, कोई पेड कोर्स है, ये कोर्स है, आप पेड कोर्स बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं पेड कोर्स, बट मेरा कोई अभी पेड कोर्स नहीं है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सर्च आपने यूट्यूब पे कर लेना है या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। क्या सर्च करोगे, कैलेंडर बाय बलविंदर लाइव, आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप सारे इसके शॉर्टकट सीख लोगे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा। मैं बार बार ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो आफ्टर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आफ्टर 7 डेज। बट अगर मैं ये क्वेश्चन को तोड़ दूं, यहां पर आपसे ये पूछ लूं कि इफ टुडे इज संडे देन फाइंड 7th डे कौन सा होगा। भैया 7th डे का मतलब हो जाएगा आफ्टर 6 डेज। 7th डे का मतलब ये थोड़ा होगा कि आप इसको 7 से डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लोगे। ये चीज को समझना होगा। 7th डे आपका अलग आंसर आएगा, 7th डे आपका आंसर आएगा सैटरडे। और अगर आपको आफ्टर 7 पूछा गया तो उसका शॉर्टकट ये होता है। सर अगर 7th डे आएगा तो क्या करना होता है, तो आपको क्या करना होगा, 7 को 7 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आया
तो आप इसमें संडे में 0 ऐड करोगे तो आंसर आना चाहिए था संडे, बट ये 7th डे है, ये आफ्टर 7 नहीं हुआ, ये आफ्टर 6 हुआ है, तो इससे एक दिन आपको पीछे लेकर जाना पड़ेगा, संडे से एक दिन पीछे लेकर जाओगे सैटरडे। क्लियर? हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा, जिन्होंने कैलेंडर पढ़ा है उनको तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन में ये लिखा है इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन द 10th डे आफ्टर, नहीं लिखा हुआ। समझ आया? कुछ बच्चों ने यही गलती किया पेपर में, उन्होंने क्या किया है 10 को डिवाइड बाय 7 किया, आंसर फाइंड कर दिया। मैं करूंगा तो वही, बट एक दिन पीछे वाला आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर नहीं लिखा हुआ। अगर आफ्टर लिखा होता तो क्या करते, तो हम ये करते जो लिखा हुआ है आपके नीचे। ठीक है? अगर आपको 10 है तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लेकर आ सकते हैं? अब इसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी चीजें अवेलेबल है। आप सिंपल सर्च करो रिमाइंडर बाय बलविंदर लाई, सीडीएस के अंदर पढ़ाया हुआ है मैंने, लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नंबर सिस्टम फॉर सीडीएस, उसमें सारे के सारे रिमाइंडर क्लियर है, मतलब A to Z रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है। तो वहां पर आपको ये 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 जो है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर के लिए आप इस 7 को एक नंबर कम कर लोगे जब भी प्राइम नंबर होगा। तो अगर सर प्राइम नंबर नहीं हुआ, फिर आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब जो नंबर ये आएगा उसको हम इसकी पावर से डिवाइड कर देंगे, उसको हम इसकी अगर पावर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे 4 आएगा। तो ये 4 रिमाइंडर जो है इस 10 की पावर के अंदर 4 ले जाएंगे ये वाला, और इसको फिर से आप 7 से डिवाइड करोगे। काफी बच्चों ने सोचा होगा सर इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे ये फर्क पड़ेगा, मान लो इसकी पावर जो है वो 10 की बजाय यहाँ पर 15,000 होती, 15,280 होती, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, इस मेथड से आपकी पावर जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। 10 की पावर को 4 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 7, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 एज ए रिमाइंडर आएगा। 4 रिमाइंडर आएगा, तो अगर 4 रिमाइंडर आया तो आपने क्या करना है, संडे है तो संडे के अंदर अगर आप 4 दिन ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे थर्सडे आना चाहिए था, आंसर थर्सडे आना चाहिए। काफी बच्चों ने थर्सडे आंसर मार्क कर दिया, बट ये थर्सडे आंसर तब आएगा अगर आफ्टर लिखा होता। आफ्टर नहीं लिखा, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, तो थर्सडे से एक दिन पीछे वाला सही उत्तर होगा, तो करेक्ट आंसर आपका इसका यहाँ पे वेडनेसडे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों के लिए थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो, सी सेट के लिए, सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए, एसएससी के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये फिरदौसी बैच को आप कवर अप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, काफी अच्छा कोर्स है। इसमें कंप्लीट आपके अर्थमेटिक पढ़ाया हुआ है। अर्थमेटिक के अंदर क्या करवाया हुआ है, सबसे पहले बेसिक, फिर उसके शॉर्टकट, फिर उसके लॉन्ग मेथड जो होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है, वो सारा कंसेप्ट यहाँ पे ऐड है। आपको एक ही टॉपिक, एक टॉपिक जरूर लगा लेना चाहिए, चाहे परसेंटेज लगा लो, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन लगा लो, एक टॉपिक लगा के देखो, आपको समझ आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको ये टॉपिक आना जरूरी है, वो टॉपिक आना जरूरी है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो। मान लो प्रॉफिट लॉस नहीं आता, सिर्फ प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता, सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? इसके अलावा अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हो तो ये प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें 2022 से लेकर 1995 तक मेरा टारगेट है, जितने भी अभी तक सी सेट के पेपर हुए हैं मैथ रीजनिंग के, वो सारे का सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। अभी तक मैंने 2005 या 2006 तक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए। अगर काफी बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करने का यही तरीका है, पीवाईक्यू आप सारे कर लो। ठीक है? इसके अलावा सब बच्चों के लिए मैं बोलूंगा, आप इस YouTube चैनल के ऊपर 2 मिनट अपनी यहाँ पे जरूर दें इसकी प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए। मान लो आपने नंबर सिस्टम सीखना है, इस पेपर में भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन देखा होगा 95 मल्टीप्लाई बाय 96, ऐसे ऐसे करके डिवाइड बाय 100 टू फाइंड रिमाइंडर। ये चीजें सारा कंसेप्ट आपको इस नंबर सिस्टम में मैंने पहले ही करवा रखा है, ऐसा नहीं कि ये 2023 का पेपर है मैंने तब करवाया। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और भी अच्छे अच्छे लेवल के कंसेप्ट अवेलेबल है। हाउ टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, जीरोस, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा अगर चाहता है नहीं सर हमें यहाँ पे फिरदौसी बैच कर लिया, ये कर लिया, इसके बाद और भी कुछ कर सकते हैं, सीडीएस के क्वेश्चन कर सकते हो, अलजेब्रा सीख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हो, मेंसुरेशन सीख सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक सीख सकते हो, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सी सेट के मिल जाएंगे, तो काफी चीजें आपको अवेलेबल है। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो बच्चे 2-4 मिनट अपने यहाँ पे स्पेंड करोगे, आपको सीखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा।
बाकी ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी, हम वहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 40 children are standing in a circle and one of them say child 1 has a ring. The ring is passed clockwise. That child 1 passes to the second, second to the 4 and 4 to the 7 and so on. After how many such changes including child 1 will be the ring in the hand of the child 1 again. तो जो रिंग है वो 1 के पास कब आएगी ये पूछा गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ पे पहला पर्सन है, उसने यहाँ पे दूसरे पर्सन को रिंग पास किया, फिर चौथे वाले को पास हुआ, फिर सातवें वाले को पास हुआ, फिर ऐसे चलता जा रहा है। तो 1 के पास कब आएगी रिंग ये आपसे पूछा गया, और इसके कितने चेंज करने पड़ेंगे। एक्चुअली में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले वाले ने दूसरे वाले को पास किया, फिर चौथे वाले के पास, फिर सातवें वाले के पास। तो इनमें ना गैप देखो, गैप 1 का आएगा, गैप 2 का आएगा, फिर गैप 3 का आएगा, तो आगे गैप हमारे पास 4 का होगा, तो ये 11 नंबर के पास जाएगा। आगे वाला गैप 5 का होगा, तो ये 16 नंबर के पास जाएगा। तो अप टू सॉन ये ऐसे चल रहा है। तो हमें ये चेंज को चेक करना है। जैसे यहाँ पे पहला चेंज हुआ, यहाँ पे दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, तो कितने चेंज के बाद पहले नंबर के पास ये रिंग दोबारा आएगी। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे 40 पर्सनों को क्रॉस करने के बाद, या फिर जो हमारा नेक्स्ट पर्सन होगा, या तो आप उसको नंबरिंग 1 दे दो, 1 2 3 4 5 दोबारा से ले आओ, तभी तो पता चलेगा ना किसके पास यहाँ पे भी रिंग है। या फिर आप ये सोच लो कि 40 के बाद जो 41 होगा वो आपका पहला नंबर ही तो होगा। जैसे कि 80 के आगे वाला नंबर जो होगा वो 81 होगा, वो भी तो पहले ही होगा। उसके आगे वाला जो आपका 120 से आगे वाला होगा 121 होगा, वो भी तो पहला नंबर होगा। ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब कोई बच्चा सोचेगा सर इसका कोई फॉर्मूला है इसका, बट अगर मान के चलो, मान के पीसी सेट की बात कर लेते हैं, कई बार आपका दिमाग पेपर में चला, कई बार नहीं भी चला। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद ही होगा पेपर में। मान के चलो इसका नहीं फॉर्मूला याद आ रहा, कैसे करना है पता नहीं चल रहा, तो क्या आप सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि आप इसमें 6 7 8 ऐसे करके 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर 160 तक गिनती को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। डेफिनेटली आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं। कोई बच्चा इतना वीक नहीं होगा सी सेट के लिए तैयारी कर रहा होगा जिसको ये नहीं करना आता, ठीक है। आप डेफिनेटली ट्राई करोगे तो आप चेक कर लोगे कि 81 आ गया कहीं पे। अगर आ गया तो उसके पीछे चेंज चेक कर लोगे, कितने चेंज होंगे, आपके आंसर आएंगे। सर मैक्सिमम कितने चेंज हो सकते हैं भैया, ऑप्शन से हेल्प ले लो, मैक्सिमम 17 चेंज हो सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्शन से आप कैसे अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा थोड़ी कि आप 1500 तक चेक करोगे, सिर्फ 17 तक की चेक करना है, और इजीली हर एक बच्चा चेक कर सकता है। बाकी इसका अप्रोच क्या है वो मैं समझा देता हूं। जो ये वाली सीरीज आपको यहाँ पे बताई हुई है, इस सीरीज के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे, n+1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला रहेगा जब भी आपके पास ऐसी सीरीज लगती है। तो अगर आप यहाँ पे n को 1 फिल करोगे, 1 फिल करके देख लो क्या होता है, 1 1+1 बाय 2 प्लस 1, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा। तो ये 1 जब हमने फिल किया, एक गैप जब हमने लिया, एक चेंज लिया, तो आपका आंसर 2 आया। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यहाँ पे n को 2 लिखोगे, n को अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2+1 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 3 3+1 करेंगे तो 4। यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर ये 4 आ चुका है। यस और नो, हर एक बच्चे को ये पता चल गया होगा यार ये बात सही है। अगर 3 फिल करेंगे 7 आएगा, 4 फिल करेंगे 11 आएगा, तो ये एक पैटर्न है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्लियर। हमने अभी टारगेट कहाँ पे लेकर आना है, हमारा 81 या 121 या 41 या 161 आंसर आना चाहिए, वही आपका सही उत्तर होगा। और एन कितना होगा, एन आपका वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सारे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 15 वाले ऑप्शन को फिल कर रहा हूँ। अगर आप लिखोगे यहाँ पे n+1/2 + 1, तो अगर यहाँ पे 15 लिखोगे 15 और एक नंबर ऐड करोगे 16 डिवाइड बाय 2 + 1, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 121 आ रहा है। मतलब यहाँ पे n जो है, n का मतलब इतने चेंज रखने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ZZ YY x4 टाइम W5 टाइम अप टू सो ऑन a। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। हमें ये पता है कि जो z है वो हमारे पास 2 बार है, y हमारे पास यहाँ पे 3 बार है, x मेरे पास यहाँ पे 4 बार है, और w मेरे पास यहाँ पे 5 बार है। हमें ये भी पता है कि अल्फाबेट के अंदर टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर 26 अल्फाबेट होते हैं तो अगर मैं रिवर्स ABCD लिखूंगा तो z का नंबर 1 आएगा, बट इन्होंने यहाँ पे 2 दे रखा है, एक नंबर बढ़ाकर, तो a हमारे पास यहाँ पे 26 नंबर होगा, तो इसको भी हम एक नंबर बढ़ा के यहाँ पे 27 लिखेंगे, मतलब 27 बार आपका यहाँ पे a लिखा आएगा। और यहाँ पर z के सामने मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड मैं अपनी मर्जी से लगा लेता हूँ, तो मैं एक इसको लगा लेता हूँ, ये हमने सोचा है खुद। और जो z है वो आपके पास यहाँ पे 2 बार है, y मेरे पास 3 बार है,
एक्स मेरे पास 4 बार, डब्ल्यू 5 बार और ए हमारे पास 27 बार। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल अल्फाबेट है कितने, तो सबको ऐड करेंगे और ऐड करने का शॉर्टकट है n+1/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट तब लगता है जब आप इसके अंदर पहला अल्फाबेट यहाँ पर ये वाला अगर होगा, ये हमारा 1 से शुरू होगा, तो इसीलिए मैंने 1 अपनी मर्जी से पहले लगा दिया। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता तो आप इसके अंदर एक बेसिक अप्रोच भी लगा सकते हैं, जो कि है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। जब आपके पास गैप सेम होता है उसके थ्रू आप एवरेज निकाल लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर करेंगे सम आएगा। ये चीज मैंने आपको फिरदौसी एवरेज बैच के अंदर करवाई हुई है। फिरदौसी एवरेज क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसमें सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा यहाँ पे 27 हो गए, 27 के अंदर एक ऐड करेंगे 28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे 14, 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 378। ये तब आया जब हमने ये वाला नंबर अपनी मर्जी से लिखा था। तो इसको हम बाहर कर दें, तो इसको बाहर कर देंगे तो टोटल अल्फाबेट जो होंगे वो 377 होंगे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अल्फाबेट है वो कितने हैं, 377 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम मान लो मेरे पास यहाँ पे टोटल 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 पर्सन है तो मैं आपसे ये बोलूं कि इसके अंदर मिडिल टर्म कैसे फाइंड करें। तो मिडिल टर्म के लिए आप एक नंबर इसमें ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो थर्ड नंबर आपका यहाँ पे मिडिल हो जाएगा। या फिर 5 है, इसमें से एक नंबर माइनस कर दो तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 वाले इधर छोड़ दो, 2 वाले इधर छोड़ दो, तो भी आपका मिडिल टर्म आएगा। तो इनमें से कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास अल्फाबेट 377 है, तो 377 है, तो अगर इसमें मैं एक नंबर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 378/2। सो मैं इसको कट करके चेक कर सकता हूँ 189। ये जो 189th टर्म होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो इसका मिडल टर्म होगा। बात समझ आ रही है? आप चाहे इसको लेफ्ट साइड से काउंट कर लो चाहे राइट साइड से काउंट कर लो, यही आपका मिडिल टर्म आएगा। आई होप सबको इतना सा फंडा जो है वो क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं आपसे बोलूं जो ए है वो मेरे पास यहाँ पर ए आया हुआ है, वो मेरे पास यहाँ पे 27 बार है। और जो मेरे पास बी आएगा वो एक नंबर कम आएगा। फिर जो सी आएगा वो यहाँ पे 25 आएगा। फिर जो डी आएगा वो मेरे पास 24 आएगा। और ई जो है वो यहाँ पे 23 होगा। फिर जो एफ है वो मेरे पास यहाँ पे 22 होगा। फिर जो जी है वो यहाँ पे 21 होगा। और जो एच है वो मेरे पास यहाँ पे 20 होगा। सर आपने ये सारे क्यों लिखे? क्योंकि आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे ना मिडिल टर्म, तो आप ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे ई ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो ऑप्शन एच आई जे एम है, तो मतलब एच तक तो लेकर आना ही पड़ेगा हमें। ये तो कंफर्म हो गया। अगर एच तक आना पड़ेगा, सारे बच्चे इनको काउंट कर लो, ऐड करना तो हर एक बच्चे को आता है, आप इनको ऐड कर लो, डायरेक्ट ऐड कर लो, इसके लिए कोई फॉर्मूला शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर लो। ये आपके पास ऐड करने के बाद आएंगे 188। मान के चलो ये हम ऐड करने के बाद मान लेते हैं आपका 190 आ जाता, तो 190 आने का मतलब है वहां पे एच आ चुका है अभी, तो आपका आंसर एच हो जाता। अब इसका सम है आपके पास यहाँ पे 188। 188 का मतलब है कि अभी इससे एक नंबर जो आगे वाला है वो आपके पास आएगा, तभी आपके पास 189 नंबर हो पाएगा। बात समझ आई है? तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका, आई। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चलते हैं। There are 5 person P, Q, R, S, T, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can be assigned task 1. Task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways can the assigned to be done? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2015-16 के सी सेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो ऐसे वाले आपको प्लेलिस्ट में काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे सी सेट के लेवल के, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अभी के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल वे में देखेंगे पी, क्यू, आर और एस और टी। अगर हम यहाँ पे टास्क 1 की बात करें, हमारे पास यहाँ पे टास्क 1 की बात करें तो टास्क 1 पी और क्यू के पास नहीं है, तो यहाँ पे T1 जो है वो नहीं है, यहाँ पे T1 जो है वो यहाँ पे नहीं है। क्लियर? बट अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो टास्क 2 जो है वो या तो आर के पास जाएगा या फिर एस के पास जाएगा, यही लिखा हुआ है। अभी के लिए हम यहाँ पे आर के ऊपर लेकर चलते हैं। तो अगर आर के ऊपर लेकर जाओगे तो इसको मान लो आपने यहाँ पे टास्क 2 रख लिया, ये तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे टास्क 2 हमने इसको असाइन कर दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बनी। बट इसके अलावा अगर मैं टास्क 1 की बात करूं तो टास्क 1 यहाँ पे तो है नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, तो टास्क 1 हो सकता है कि हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें। टास्क 1 हो सकता है हम एस को अप्लाई कर दें, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी 1 बनेगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि R2, तो ये R हमारे पास है, ये टास्क 2 वाला फिक्स है, इसकी पॉसिबिलिटी फिक्स है। हो सकता है मैं T को यहाँ पे टास्क 1 दे दूं, ये भी तो हो सकता है। अगर किसी को नहीं पता चला तो मैं इधर अलग से लिख लेता हूँ P, Q, R, S एंड T।
मैंने क्या देखा कि T2 हमारे पास यहाँ पे टास्क 2 जो है वो R के पास आएगा और टास्क 1 या तो S के पास होगा या फिर T के पास होगा। तो एक बार S को दे दिया, दूसरी बार मैंने T को दे दिया यहाँ पे टास्क 1। बात समझ आ रही है? तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 1 है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1 होगी, इसको इग्नोर कर देते हैं। दो पॉसिबिलिटी बन गई हमारी R को लेकर। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा तो लिखा हुआ है वन ऑफ whom हैज टू बी असाइन वन टास्क। तो मतलब यहाँ पे पर्सन कितने हैं? 5। तो टास्क भी कितने होंगे? 5। तो दो टास्क तो फिक्स हो गए, एक टास्क ये हो गया, एक टास्क ये हो गया, दो टास्क फिक्स हो गए। तो 3 टास्क हमारे पास यहाँ पे बच गए। तो 3 में से टी को कितने टास्क मिल सकते हैं? भाई तीनों में से कोई भी टास्क ले सकता है ये। और अगर पी की बात करें, पी के लिए आप देखो यहाँ पर 1 2 3 टास्क फिक्स हो चुके हैं, तो बचे 2 टास्क। तो दो में से ये कोई भी ले सकता है और बच गया एक टास्क, ये भी कोई ले सकता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 और 1 मेरे पास यहाँ पर, और इसके पास 1 और इसको 1 और इसको 1, मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 2 और ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 3। तो हमारे पास इस कंडीशन में टोटल आपके पास यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सिमिलर दोबारा से समझे, अगर एक टास्क यहाँ पे है, एक टास्क यहाँ पे है, दो टास्क फिक्स हो गए, तो बच गए 3। तो 3 में से पी वाले को कोई भी टास्क मिल सकता है, बच गए 2। तो 2 वाले क्यू में से कोई भी ले सकते हैं और एस के पास फिर एक ही टास्क आएगा। तो इसका मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी आएगी दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो वी कैन से 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो 6 और 6 12 पॉसिबिलिटीज होगी। 12 पॉसिबिलिटी तब थी जब मैंने टास्क 2 को यहाँ पे आर को दिया था। अगर मैं टास्क 2 को एस को दे दूंगा तो 12 की 12 पॉसिबिलिटी फिर बनेगी। तो 12 वो वाली और 12 ये वाली, तो टोटल पॉसिबिलिटी 24 होंगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे रिलेशन फाइंड करने के लिए कि कौन सा ग्रेटर है यहाँ पे, कौन सा लेसर है। ऐसे क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्जाम में नॉर्मली आते हैं। अगर आप प्री या मेंस एग्जाम दोगे तो वहां पर इसके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंस के अंदर, एसबीआई पीओ के अंदर मोस्टली आते हैं। सो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? ए नेदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो है वो यहाँ पे स्मॉलर नहीं है और इक्वल भी नहीं है। अगर भाई स्मॉलर नहीं होगा और इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि ए जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन बी होगा या नहीं, बताओ। ये चीज हमें सोचनी होगी। दोबारा से समझे, माइनस का मतलब क्या होगा? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी नहीं है तो क्या होगा? लेसर देन हो सकता है या फिर इक्वल टू बी हो सकता है। बात समझ आ रही है? आगे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। स्मॉलर देन नहीं है तो इससे मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है यहाँ पे। फिर डिवाइड आ चुका है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, तो मतलब ग्रेटर नहीं है यहाँ पे और इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब जो ए है वो यहाँ पे लेसर देन बी होगा। और ये प्लस माइनस का सिंबल क्या है? ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आगे आपके पास लिखा हुआ है पी क्यू का डाटा, बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला ये रहा। इसका मतलब क्या था मल्टीप्लाई वाले का? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो पी और क्यू का रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हो जाएगा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। क्लियर? सो आफ्टर दैट पी माइनस टी, तो पी माइनस वाला यहाँ से उठा लो, यहाँ से मतलब उठाओगे, इसका मतलब है ए लेसर देन इक्वल टू बी। तो मतलब पी और टी का रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे पी इज लेसर देन इक्वल टू यहाँ पे टी। आगे डिवाइड है, डिवाइड वाला यहाँ से उठा लोगे, इसका मतलब है ए स्मॉलर देन बी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा टी स्मॉलर देन आर, तो यहाँ पे बन जाएगा। फिर आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस यहाँ से उठा लोगे, इसका मतलब है इक्वल, तो आर इज इक्वल टू एस। और ये बच गया हमारे पास ये वाला डाटा, इसको उठा के यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। सबको समझ आया ये वाला सिस्टम? अब आपके पास पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है यहाँ पर ये वाला। इसका मतलब था ये वाला पॉइंट, सिंबल को चेक करना है। इसका मतलब है पी ए इक्वल टू बी। इसका मतलब ये होगा, आपसे पूछा गया है कि क्यू इक्वल टू क्या टी होगा, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू का मतलब यहाँ से उठाओ। ये आपके पास है कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है जो एस क्या ग्रेटर देन है क्यू से, ये आपसे पूछा गया है। अब इसके लिए देखो क्यू और टी का रिलेशन देखोगे तो क्यू और टी का रिलेशन यहाँ से आएगा। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर दो सिंबल सेम हो जाएंगे तो वो सेम ही सिंबल आप अप्लाई कर सकते हो। इससे हम ये कंक्लूजन तो इस वाले फॉर्मेट से दे सकते हैं कि जो टी है वो आपका ग्रेटर देन है यहाँ पे क्यू से और इक्वल टू भी क्यू से है। बट इन्होंने सिर्फ इक्वल टू बोल दिया, ग्रेटर देन नहीं बोला, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? दूसरा आपके पास है एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर आप चेक करो, एस ये रहा और क्यू ये रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास दो सिंबल सेम है तो वो सिंबल को हम यहाँ पे एक ही सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे जो भी सिंगल एक बचेगा हम उसी का रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आपके पास ये एस जो है वो इसके इक्वल टू आ गया,
तो एस अगर इक्वल टू है, ये आर आपके पास इनसे सबसे ग्रेटर है, तो क्यू से भी ग्रेटर होगा, इसका मतलब एस भी क्यू से ग्रेटर होगा, तो ये आपका टोटली ट्रू हो जाएगा। तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज ए ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका सीरीज के बेस के ऊपर है। ये सीआईपीएफ के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपके पास 4 फिलर है तो 4 आपके पास अल्फाबेट है, इनको फिल करके कोई सीक्वेंस बनाना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 का पैटर्न बनेगा, 5 का पैटर्न बनेगा, 8 का पैटर्न बनेगा, वो कितना भी बन सकता है, वो हमें चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको पेपर में 1 बाय 1 सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो डबल डी सी ए है, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे डी और यहाँ पे सी और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। अगर इसका पैटर्न देखोगे तो ए बी सी डबल डी, यहाँ पर चेक करोगे ए बी डबल सी डी, आपको 5 के बाद पैटर्न समझ आएगा, ए बी सी डबल डी, फिर यहाँ पर ए बी डबल सी और डी, फिर अब यहाँ पे डबल सी था तो यहाँ पे डबल बी हो जाएगा, यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन इज ए वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके पास स्टेटमेंट वाइज है, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है पी क्यू आर एस टी, हमारे पास यहाँ पे 5% है और इनमें से ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट आपके पास है, वन ऑफ पी एंड क्यू वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, या तो पी सिलेक्ट होगा या क्यू सिलेक्ट हो सकता है। वन ऑफ पी एंड क्यू वाज सिलेक्टेड मतलब इन दोनों में से एक का चांस बन सकता है। फॉल्स स्टेटमेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये फॉल्स है, ये झूठी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इसको इग्नोर ही करो, इससे क्या लेना देना। फिर आपकी थर्ड स्टेटमेंट आ जाती है, एट मोस्ट ऑफ 2 आर एस टी वेयर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। एट मोस्ट ऑफ 2 मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपके 2 सिलेक्ट हो सकते हैं यहाँ से, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ है, एटलीस्ट 4 वेयर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, भैया यहाँ पे 1 सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 2, तो टोटल 3 सिलेक्ट हुए हैं, तो ये 4 गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे लिखा हुआ है एस वेयर सिलेक्टेड, एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे तो ऐसे है नहीं, यहाँ पे ऐसा हो सकता था, बट एट मोस्ट लिखा हुआ है, तो आर है, एस है और टी है, इसमें से 2 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा एस सिलेक्ट हुआ है या नहीं, क्या पता आर और टी ही सिलेक्ट हुए हो, क्या पता यही दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डाटा हम नहीं बता सकते इसका, ये भी आपके पास गलत है, तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। लेट पी क्यू आर एस टी बी द 5 स्टेटमेंट सच दैट, ये कंडीशंस आपके पास गिवन है, एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी जो है वो गलत मार्क किया होगा, हम चेक करते हैं प्रॉपरली क्या क्या हो सकता था पॉसिबल। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे यहाँ पे पी क्यू आर एस और टी, हमारे पास टोटल 5% गिवन है। पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर पी सही होगा तो क्यू एस भी सही होंगे, मतलब अगर ये पी सही है तो क्यू और हमारे पास यहाँ पे एस जो है वो सही होंगे, मतलब क्यू वाला ये वाला और एस वाला ये सही होगा। सही वालों को मैंने सर्कल मार्क कर दिया ताकि ये पी सही होगा तो ये सही होंगे, क्लियर। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास ये लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एस और आर और एस सही होंगे तो टी सही होगा, मतलब आर अगर सही होगा, एस सही होगा, तो टी आपके पास सही नहीं होगा, सॉरी फॉल्स होगा, तो फॉल्स के लिए मैं सर्कल के ऊपर क्रॉस कर देता हूँ। मतलब ये कंडीशन अगर सही होगी तो पॉसिबिलिटी में आएगी, नहीं तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कंडीशंस नहीं लगा सकते, क्लियर है। सो यहाँ पे आई होप सबको इतना सा समझ आ गया होगा। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास टी ट्रू होगा तो क्या होगा। अब सारे बच्चे ध्यान रखो, सभी बच्चों को समझना होगा कि टी अगर ट्रू होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आर और एस दोनों सही है तो टी आपका गलत होगा, अगर टी ही आपका सही हो गया तो इसका मतलब है या तो आर गलत होगा और यहाँ पे एस सही हो सकता है, अगर टी सही है तो या तो आर हमारे पास ठीक है, एस गलत हो सकता है, अगर टी सही है तो या तो ये दोनों के दोनों हमारे पास जो सही थे वो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हो सकते हैं। यही 3 कंडीशन बचेंगी, चौथी कोई कंडीशन नहीं बचती इसमें। आप एक बार ध्यान से इसको समझ लो कि इसमें चौथी कंडीशन नहीं बनेगी कोई, क्लियर। सो अगर ये कंडीशन बन रही है तो हमें आगे पूछा क्या हुआ है, देन एट लीस्ट पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, मतलब या तो पी गलत हो या तो आर गलत होना चाहिए। अब पहली कंडीशन पे आ जाओ, यहाँ पे अगर ये सही हुआ तो आर हमारा यहाँ पे गलत हो गया, इस वजह से ये वाला आपके पास जो कथन है वो सही है। दूसरे में आ जाओ, दूसरे वाला ये वाला अगर सही हो गया तो हमें नहीं पता। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में अगर टी सही हुआ तो आर यहाँ पे भी गलत है, ये भी आपका कथन ठीक है। अब पंगा कहाँ पे बच गया आपका, ये सेकंड वाला, अगर ये सेकंड वाला वेरीफाई हो गया तो आपका आंसर पहले वाला ट्रू होगा। अब समझते हैं सेकंड वाले में आपको क्या समझना होगा, यहाँ पे आपको इस सारे के सारे फॉर्मेट को, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे टी वाला अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रू है तो ऐसे यहाँ पे गलत है, आर या तो गलत होगा या सही होगा। अगर आर हमारे पास यहाँ पे सही हुआ, अगर आर यहाँ पे सही हुआ तो आप सारे बच्चे इस बात को समझें कि हमारे पास पहली जो थी यहाँ पे स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ था कि अगर क्यू
और एस, यहाँ पर अगर पी ठीक होगा तो क्यू एस भी आपके पास यहाँ पे ठीक होने जरूरी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एस गलत हो गया, अगर यहाँ पे एस गलत हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अगर पी सही था तो आपका एस सही था। अगर एस ही यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गलत हो गया तो इसका मतलब पी हमारे पास गलत हो गया। पहले वाली कंडीशन में लिखा हुआ है एटलीस्ट पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। तो आप सारे बच्चे देखो, इसकी 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी। या तो पी आपके पास गलत हो रहा है या तो फिर आपके पास आर जो है वो गलत हो रहा है। तो मतलब इस वजह से आपका पहला जो है वो बिल्कुल ट्रू हो गया। बात समझ आ रही है? सेकंड कंसेप्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर क्यू ट्रू होगा तो पी भी हमारा ट्रू होगा। वो तो पहली स्टेटमेंट में गिवन ही था कि अगर हमारे पास पी ट्रू होगा तभी हमारे पास क्यू एस हमारे पास यहाँ पे ट्रू होंगे। हाँ, अगर आपके पास ये लिखा होता, मान लो क्यू हमारे पास गलत है, अगर क्यू गलत है तो इसका मतलब पी गलत रहा होगा, ट्रू नहीं रहा होगा। बट अगर ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे ट्रू है, इसका मतलब पी हमारे पास डेफिनेटली ट्रू रहा होगा, इसका मतलब सेकंड भी ट्रू है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है सही वो आपका थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। बट काफी जगह हमने ये चेक किया है कि जब भी आपके पास पी से, देखो ध्यान रखना, पी से अगर क्यू में जाएंगे तो क्यू से वापस पी में हम नहीं आ सकते। ये भी एक कंसेप्ट है जिसको हम स्किप बोल सकते हैं। उस वजह से आंसर आपका ए ऑप्शन मार्क रहेगा। तो आंसर इन दोनों में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। द लेटर of the word this are arranged alphabetic in reverse order, how many position of letters will remain unchanged। ये अभी रिसेंटली मैंने डीआरडीओ का जो आपको पेपर प्रोवाइड करवाया था, डीआरडीओ स्टोर ऑफिसर, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप डिफरेंट पेपर के करोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके अल्फाबेटिक रिवर्स ऑर्डर की, तो सबसे पहले आप चेक करोगे, यहाँ पर आपको ए तो नहीं दिख रहा, सबसे पहले बी दिख रहा है, तो सबसे लास्ट में आपके पास बी आएगा। उसके आगे आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, आप कट भी कर सकते हैं, नहीं भी कट करना तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप बी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लो ताकि हमें पता चलता रहे कौन कौन से अल्फाबेट हट चुके हैं। अब सी आने के बाद आप चेक करोगे, हमारे पास ई आएगा। ई एक बार यहाँ पे आएगा, दूसरा ई मेरे पास ये रहा, और तीसरा ई ये रहा। 3 बार ई होगा तो एक बार ई ये रहा, दूसरी बार ये रहा, और तीसरी बार ये रहा। उसके नीचे नीचे लिख लेते हैं। ई के बाद चेक करेंगे तो एच आ जाएगा, तो फिर हमारे पास एल के नीचे एच आ जाएगा। फिर उसके अलावा एच के आगे अगर आप चेक करोगे तो एच के आगे मेरे पास यहाँ पे आई आता है। ठीक है, एच के आगे आई आएगा, तो कितनी बार आएगा, एक ये रहा, दूसरा आई मेरे पास ये रहा, तीसरा आई ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा ये, 5 आई है। तो अब सबसे पहले आई के नीचे एक आई ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया। तो आपको ये चेक करना है, ये वाला आई और ये वाला आई आपका सेम हो चुका है, मतलब नीचे भी वही है ऊपर भी वही है। ठीक है, आई के हटने के बाद आप आगे चेक करोगे तो आगे आपके पास ये एल आएगा, आगे आपके पास एल आएगा, तो एल यहाँ पे आएगा। एल के आगे चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे फिर एम आएगा। ठीक है, एम को चेक करेंगे तो एम मेरे पास यहाँ पे एच के नीचे हो जाएगा। एम के आगे मेरे पास यहाँ पे एन आएगा, एक एन ये रहा, दूसरा एन ये रहा, तो एन मेरे पास 2 बार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चेक करोगे, एन के आगे मेरे पास यहाँ पर ओ हो जाएगा, तो ओ मेरे पास यहाँ पे आएगा। फिर आएगा पी एंड आर, तो चेक करते रहो, पी एंड आर भी आपके पास एक एक बार ही है। ठीक है, पी एंड आर भी आपके पास एक बार है। उसके बाद बारी आएगी हमारे पास यहाँ पे टी की, तो टी को यहाँ पे लिख लोगे, और बच गए 2 एस, तो एस आप यहाँ पे लिखोगे। कोई भी आपका अल्फाबेट सेम नहीं हुआ सिवाय इस 2 आई से, तो आंसर आपका इसका 2 होगा। क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। सिर्फ हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। आने वाले टाइम के अंदर आपको इसके मैथ के क्वेश्चन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर सीसेट एंड अदर एग्जाम ऑल्सो। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप सारे बच्चे जरूर करें।